Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. This is me Shiza Otto from Yes Lawyer page. So today we have a session of about suits in general. That's one part of CPC 1908 and section 13. Today we gonna learn about it. So what is section 13 of CPC 1908? That it says about when foreign judgment non-conclusive, मीन्स के फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव नहीं होगी, कब बाइंडिंग नहीं होगी, कब उसकी इन्फोर्सबिलिटी पाकिस्तान में नहीं होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी कंक्लूसिवनेस पढ़ते हैं कि कब जो है वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगी पाकिस्तान के अंडर या इन्फोर्सेबल होगी, एग्जीक्यूशन उसकी हो सकती है. सो लेट्स स्टडी. अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर thereby directly adjudicated upon between the same parties under whom they or any of them claiming litigating under the same title. यानी कि जो सेम पार्टीज़ हैं उनके अंदर जो एडजुडिकेशन हुई है थ्रू फॉरेन कोर्ट वो सेम पार्टीज़ होनी चाहिए, अंडर सेम टाइटल होनी चाहिए, उनका क्लेम जो है उनमें से कोई एक क्लेमिंग कर रहा हो जब उनके बीच में लिटिगेटिंग पार्टीज़ हो. तो यहाँ पे रेस जुडिकेटा विल बी एप्लीकेबल, जैसे कि प्रीवियसली अंडर सेक्शन 11 ऑफ CPC 1908 वी हैव स्टडीड अबाउट कि रेस जुडिकेटा हाउ इट विल बी एप्लीकेबल व्हेन द एडजुडिकेशन अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज एंड अंडर द सेम टाइटल, मीन्स अंडर द अपॉन द सेम कोज ऑफ एक्शन. सो दैट्स वाई आप जो है उसको रीओपन नहीं कर सकते जब फॉरेन कोर्ट की जजमेंट पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी लेकर आएगी. तो उसकी कंक्लूसिवनेस को आप जो है, जो भी मैंने अभी यहाँ पे पैरा इसका रीड किया सेक्शन 13 का, वो कहते हैं कि रेस जुडिकेटा विल बी एप्लीकेबल. जैसे कि ए सूज बी इन अ फॉरेन कोर्ट, द सूट हैज़ बीन डिसमिस, द रेस जुडिकेटा विल बी एप्लीकेबल. यू कैन नॉट री ओपन ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन बिटवीन द सेम पार्टीज इन द पाकिस्तान कोर्ट वट एवर द जजमेंट फ्रॉम अ फॉरेन कोर्ट दैट हैज़ बीन पास बाय द फॉरेन कोर्ट इन टू द पाकिस्तान. सो अब जैसे फॉरेन जजमेंट पास होती है तो जो पार्टी होते हैं पाकिस्तान के अंडर, तो वो उनके पास 3 कोर्सेज होते हैं. 3 कोर्सेज कैसे, जैसे कि वो अंडर सेक्शन 44A ऑफ CPC जो है वो एग्जीक्यूशन करा सकते हैं फॉरेन जजमेंट की, डायरेक्टली उसको कर सकते हैं एग्जीक्यूट. क्यों? सेक्शन 44A एक्चुअली कहता है क्या है हमें कि वो जो एप्लीकेबल होगा वो मनी होगा ऑन दी सम पेएबल टू द प्लेंटिव और द डिक्री होल्डर, तो वो उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है. अब जो सेकंड है उसके पास ही कैन फाइल इन सूट अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन जजमेंट, यानी कि फॉरेन जजमेंट इज़ इट नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटेबल. सो दैट्स वाई उसको अंडर आर्टिकल 117 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत 6 ईयर्स का टाइम पीरियड है कि वो फॉरेन जजमेंट के ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन जजमेंट का वो फाइल कर सकता है सूट पाकिस्तान के अंदर. और फिर जो है उसके पास जो तीसरा जो उसके पास एक गेज है कि वो कैसे उसको इन्फोर्स कर सकता है, कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है कि ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन अगर फॉरेन जजमेंट का डिससेटिस्फिकेशन है उसके अंदर, तो वो ओरिजिनल जो है वो कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर सूट फाइल कर सकता है, अदरवाइज रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगी उसके पर, वो नहीं कर सकता. सो अब सेक्शन 13 की जो एक्सेप्शंस दी गई हैं कि अगर वो कर सकता है तो वो कैसे कर सकता है, इन एक्सेप्शन के बाद ही वो सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर फाइल शूट कर सकता है. सो लेट्स लर्न अबाउट व्हाट्स एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 13 व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉन कंक्लूसिव. पहले मैंने आपको बताया कि फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव होगी. अब वो नॉट कंक्लूसिवनेस की बात, जो इंपॉर्टेंस जो है सेक्शन 13 की CPC के अंदर, वो ये है कि सब क्लोज ए सेक्शन 13 का कहता है वेयर इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, मीन्स उस कोर्ट के पास अगर उस जुरिसडिक्शन नहीं थी वो इंटरटेन सूट नहीं कर सकती थी. क्यों? क्योंकि उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं थी जुरिसडिक्शन की, और इस वजह से उसकी जो लॉ के अंदर जो नैलिटी होती है, जो भी जजमेंट होगी वो वॉइड होगी, उसकी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा हमारे लॉ के अंदर. सो जुरिसडिक्शन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि कॉम्पिटेंसी ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट की हम कैसे जो है वो मालूम करें, तो वो होती है ओवर द सब्जेक्ट मैटर और ओवर द डिफेंडेंट. अब सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर कैसे कि इमूवेबल जो होती है प्रॉपर्टी, उसकी जो पोजीशन है, अगर वो उस जुरिसडिक्शन में आती है उस कोर्ट के, तो वही कोर्ट उसको इंटरटेन कर सकती है उस मैटर को. और सेकंड जो है वो कैसे डिफेंडेंट, यानी कि अगर इफ़ डिफेंडेंट रेजिडेंट है या सिटीज़न है. अब रेजिडेंट है उस सिटी का, जब सूट जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हुआ, तो जैसे कि अब वो परमानेंट या टेम्पररी विद द सब्जेक्ट सेक्शन 20, यानी कि अगर वो टेम्पररी भी रह रहा था जब इंस्टीट्यूशन हुई सूट की उस फॉरेन कोर्ट के अंडर,
तब भी उसको माना जाएगा कि वो वहाँ पे रिज़ाइड कर रहा था, या फिर वॉलंटरली अपीयर हो जाए तब भी उसके पास जुरिडिक्शन आ जाती है कोर्ट के अंडर, फिर वो जाके क्लेम नहीं कर सकता द नॉन कॉम्पिटेंसी ऑफ दिस कोर्ट। अब सेक्शन इसका जो है सेक्शन 13 का सब क्लोज बी हमें कहता है वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट ऑफ द केस, यानी कि अगर प्लेंटिव जो है अपीयर नहीं हुआ, सूट हैज़ बीन डिसमिस फॉर द डिफॉल्ट फॉर द नॉन अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिव, तो इसके खिलाफ अगर जजमेंट आती है तो वो भी अनइन्फोर्सेबल होगी पाकिस्तान के अंदर। या फिर अगर डिफेंडेंट है उसने जो है फर्निशिंग सिक्योरिटी नहीं की तो भी सूट जो है उसका जो फॉरेन जजमेंट ने, अगर उसका फॉरेन जजमेंट आ गई है उसके ऊपर, तो पाकिस्तान के अंदर अनइन्फोर्सेबल होगी ऐसी फॉरेन जजमेंट। अब इसका जो सब क्लॉज सेक्शन 13 का सी है वो कहता है वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू बी फाउंडेड ऑन इन एंड करेक्ट view of the international law or refusal to recognize the law of Pakistan in cases in which such law is applicable। जैसे कि जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करें कि लेक्स लोकाए कॉन्ट्रैक्टस मीन्स जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन मेड द लॉ विल बी एप्लीकेबल एट दैट प्लेस। अब लेक्स डोमिसिली है या फिर लेक्स साइटस है या तो फिर लेक्स सोल्यूशन है। अब लेक्स सोल्यूशन मीन्स वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन परफॉर्म द लॉ विल बी एप्लीकेबल। अगर वो लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ फॉरेन जजमेंट में तो भी ये अनइन्फोर्सेबल होगी पाकिस्तान के अंदर यही फॉरेन जजमेंट। और अब लेक्स डोमिसिली जो है कि उस बंदे का जो डोमिसाइल का जो लॉ है, जहाँ का वो जिसका जो डोमिसाइल पजेस करता है, तो उस डोमिसाइल का लॉ एप्लीकेबल होगा, उसके अगेंस्ट नहीं होगा। अब लेक्स साइटस जैसे वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी द सब्जेक्ट मैटर इज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएट द लॉ विल बी एप्लीकेबल टू दैट प्लेस। तो उसके खिलाफ अगर गए तो इंटरनेशनल लॉ की जो है वो क्या हो जाएगी, इसमें नलिटी हो जाएगी, वो अगेंस्ट है इंटरनेशनल लॉ के या फिर पाकिस्तानी लॉ के, यानी कि कोई भी हमारा ऐसा पर्सनल लॉ है या हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ है या हमारा कोई भी ऐसा पाकिस्तान का लॉ है, अगर उसके अगेंस्ट कोई जजमेंट आती है फॉरेन जजमेंट तो उसकी भी इनइन्फोर्सिबिलिटी होगी पाकिस्तान के अंदर। अब इसका सब क्लोज डी ऑफ सेक्शन 13 वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू नेचुरल जस्टिस। अब यहाँ पे एक मैक्सिम है हमारे पास, फ्रॉस एट जस नन क्वेम कोहैबिटेंट मीन्स फ्रॉड एंड जस्टिस विल नेवर ड्वेल टुगेदर, यानी कि अगर फ्रॉड है और उसमें जस्टिस भी है तो वो कभी एक साथ रह नहीं सकती, दे कैन नेवर ड्वेल टुगेदर। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लें कि अगर एक हस्बैंड है, उसने शादी की थी पाकिस्तान के अंदर एक औरत से, वो भी पाकिस्तानी थी, मुस्लिम थी, ठीक है, फिर वो बाहर जाके शादी करता है यूनाइटेड किंगडम में जाके वो शादी करता है और फिर सूट फाइल करता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन द यूनाइटेड किंगडम फॉरेन कोर्ट, जो कि पाकिस्तान के लिए वो फॉरेन कोर्ट हुई। तो फिर अब उसकी जो डिग्री पास होती है पाकिस्तान के अंदर, वो फॉरेन जजमेंट हमारे पास आती है, तो वो लेडी जो उसकी फ़र्स्ट एक्स वाइफ होती है वो कहती है कि मैं फ़ाइल सूट करूँगी। वो फ़ाइल सूट करती है किस बेस के ऊपर, बाईगेमी के ऊपर। क्योंकि वहाँ तो फॉरेन कंट्री यूनाइटेड किंगडम थी, वहाँ तो ना तो उनकी शादी हुई, ना तो वो जो लेडी थी उसकी फ़र्स्ट वाइफ वो रेजिडेंट नहीं थी उसके साथ, कभी उसके साथ वहाँ नहीं रही। जो हस्बैंड था उसने किस बेस पे, अब बात होती है कि किस बेस पे उसने फ़ाइल सूट किया, किस बेस के ऊपर उसको जो है वो डिग्री पास हो गई उसकी फ़ॉरेन कोर्ट से, तो उसने रेजिडेंसी के ऊपर, क्योंकि वो वहाँ रह रहा था, इसकी वजह से उस बेस के ऊपर उसने सूट फाइल कर दिया। लेकिन वहाँ की कोर्ट ने क्या किया, प्रोसीजर जो है वो फ्रॉडेंटली पास किया, प्रोसीजर अपनाया उसका। तो यहाँ पे फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट यहाँ पर आई तो उसकी कोई नहीं होगी, वॉइडेबल होगी। क्योंकि वो अगेंस्ट है, वो फ्रॉड पे दी गई है फॉरेन कोर्ट की तरफ से। तो पाकिस्तान में जो है वो उसको फ्रॉडेंटली प्रोसीजर माना जाएगा, क्योंकि ना तो उनकी मैरिज जो है वो फॉरेन कंट्री में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, ना तो जो है वो वहाँ पे लेडी रह रही थी। सो दैट्स वाई वो डिग्री जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी एंड इन्फोर्सबिलिटी होगी उस फॉरेन जजमेंट की अंडर क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 13। अब जैसे कि और ई के अंदर भी जो है वो फ्रॉड हो जाता है उसके साथ। अब नेचुरल जस्टिस की मैं दोबारा यहाँ पे रिपीटेशन करूँ कि एक्चुअली नेचुरल जस्टिस के अपोज कैसे, यानी कि अगर इशुएंस ऑफ नोटिस नहीं हुआ या तो फिर इशुएंस नोटिस हुआ तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हुआ, जिसकी वजह से पार्टी अपीयर ही नहीं हो सके, या तो फिर उनका सफिशिएंट कॉज सुना ही नहीं गया, या तो उनकी अपीयरेंस नहीं हुई या प्रॉपरली प्रेजेंटेड नहीं हुआ उन अपीयरेंस में, उन प्रोसीडिंग्स में, तो ये अपोज टू नेचुरल जस्टिस होगी। अब
कोई भी सूट फाइल होता है, अब प्रोसीडिंग्स होती हैं अगेंस्ट किसके, माइनर के होती हैं। अब माइनर को अब कैसे प्रोसीड करेगा, अब विदाउट गार्जियन ही उसके ऊपर जो है वो डिक्री पास हो जाती है, जजमेंट आ जाती है फॉरेन कोर्ट की, तो वो पाकिस्तान में अनइन्फोर्सेबल होगी, उसकी कोई इन्फोर्सबिलिटी नहीं होगी इन द आइज़ ऑफ द लॉ। अब इसका जो है डी, इसका जो ई है, सब इसका जो क्लॉज ई है सेक्शन 13 का, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि हस्बैंड ने जैसे सूट फाइल किया और उसका जो है वो प्रोसीजर ही जो है ना वो फ्रॉडुलेंटली हुआ। यहाँ पे एविडेंस की बात नहीं होगी कि एविडेंस सही चले या नहीं चले, यहाँ पे प्रोसीजर ही उसका फ्रॉडुलेंटली चला है, तो उसका जो आएगा सब क्लॉज ई में आएगा सेक्शन 13 का। अब एफ की बात करें तो वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, यानी कि कोई भी पाकिस्तान का लॉ है उसको ब्रीच करके अगर कोई भी जजमेंट पास की गई है, डिक्री पास की गई है, तो वो भी अनइन्फोर्सेबल होगी सेक्शन 13 के अंडर में, तो वो नॉट कंक्लूसिवली होगी इन पाकिस्तान। सो दीज वर द ऑल अबाउट द सेक्शन 13। सेक्शन 13 की एप्लीकेबिलिटी, इन्फोर्सबिलिटी, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, क्योंकि सबसे पहले तो सेक्शन 13 की जो फॉरेन जजमेंट अगर वो कंक्लूसिव है तो सबसे पहले तो उसके ऊपर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा, यानी कि क्योंकि उसकी एडजुडिकेशन बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन हैज़ बीन एजुकेटेड, हैज़ बीन डिटरमाइंड ऑलरेडी सब्सटेंशियल एंड डायरेक्टली, सो दैट्स वाई इट विल बी ऑपरेट रेस जुडिकेटा। री ओपन उसकी नहीं होगी, री एग्जीक्यूशंस नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरेन जजमेंट द डिक्री होल्डर कैन फाइल अ सूट अंडर द we can say that is 6 year, before the 6 year, after 6 year रेस जुडिकेटा और टाइम बार्ड हो जाएगा वो, या तो फिर उसकी डायरेक्टली एग्जीक्यूशन कर सकता है। अगर सम ऑफ मनी की जो बात है तो वो सेक्शन 44A जो है वो सीपीसी का डायरेक्टली एग्जीक्यूशन उसमें हो सकती है। अब उसमें भी कैसे हो सकती है कि हमारे पास कौन सी स्टेट्स हैं, यानी कि स्टेट जैसे हमारे पास यूनाइटेड किंगडम है, हमारे पास दूसरी स्टेट्स हैं, UAE जो है वो हमारे पास स्टेट्स है, वो रेसिप्रोकेटरी टेरिटरीज भी आती हैं उसके अंदर। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दे कि ये जो है रेसिप्रोकेटरी टेरिटरीज जो हैं तो वो आपस में कर सकती हैं, फॉरेन जजमेंट इन्फोर्सेबल होती है। अगर वो नहीं होती तो फिर क्या होगा कि उसको डिक्री होल्डर को जो है वो सूट फाइल करना पड़ेगा विद इन द 6 ईयर। नाउ कम्स टू दी सेक्शन 14 ऑफ दी CPC, प्रिजम्पशन एज टू दी फॉरेन जजमेंट, यानी कि फॉरेन जजमेंट की प्रिजम्पशन कैसे होगी। फॉरेन जजमेंट आउट हो गई, अब उसकी प्रिजम्पशन कैसी होगी अंडर पाकिस्तान। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम upon the production of any document purporting to the certified copy of a foreign judgment that the such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction, unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving of want of jurisdiction। अगर हम सेक्शन 13 का सब क्लोज ए लें तो उसमें यह है कि कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जबकि फॉरेन जजमेंट अगर वो प्रोनाउंस की गई है जिस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, जुरिसडिक्शन नहीं है, तो उसकी प्रिजम्पशन ही नहीं होगी, वो नॉट कंक्लूसिवली होगी, क्योंकि उसने जो है अपने बियॉन्ड जुरिसडिक्शन के जो है उसने इंटरटेन किया है सूट, जजमेंट पास की है, तो उसकी कोई भी लॉ के अंदर वैल्यू नहीं होगी, नलिटी इन द आइज़ ऑफ लॉ होगा। सो इसमें ये बात की जा रही है कि अब जो है वो कोर्ट की कॉपी जो है फॉरेन जजमेंट की वो सर्टिफाइड कॉपी आनी चाहिए, और वो कैसे आएगी, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आएगी या फिर सुपीरियर कोर्ट के अंदर आएगी, वो एक प्रूव होगा सर्टिफाइड कॉपी। अब वो कैसे, उसका जो मैनर हमें दिया गया है वो मैनर प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 86 ऑफ एविडेंस एक्ट के। जो भी फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड हमारे पास होगा उसके जो है सर्टिफाइड कॉपी का जो मैनर प्रोवाइडेड है वो अंडर 86 ऑफ एविडेंस एक्ट है, कि जिसके तहत जो है वो प्रूव होगा आपके पास कि आपने जो है वो फॉरेन जजमेंट आई है, उसकी प्रिजम्पशन होगी, अब उसकी एग्जीक्यूशन इन्फोर्सबिलिटी हमारे पाकिस्तान के अंडर होगी। So thank you today for this all about section 13 and section 14. These are both are also very important sections of this CPC 1908 in Pakistan. So इसको फर्दर और डिटेल में पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। These are very important क्योंकि ये भी एक राइट है, सब्सटेंटिव राइट हमें प्रोवाइड करता है, ना कि प्रोसीजरल राइट हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है। तो ये एक सब्सटेंटिव राइट एक पार्टी का, अगर फॉरेन जजमेंट उसके खिलाफ आई है तो पाकिस्तान में वो कैसे इन्फोर्स कर सकता है डिक्री होल्डर, या फिर अगर कोई डिफेंडेंट है तो वो अपना डिफेंस कैसे ले सकता है इसके अंदर, वो भी है जब तक उसके एक्सेप्शंस में बात नहीं आती। जैसे कि सेक्शन 13 के ए से लेकर एफ तक जितने भी एक्सेप्शंस अभी मैंने रीड किए हैं, अगर उनमें से कोई बात आती है तो डिफेंडेंट भी अपना डिफेंस ले सकता है, प्लेंटिफ भी उसको रीओपन करा सकता है, रीएडिटेट कर सकता है। अगर वो नहीं है तो फिर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगी और टाइम बार्ड भी होगी 6 ईयर के अंदर अगर उसको ना सूट फाइल किया गया हो।
Thank you. Allah Hafiz. See you in next session.